फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप एमए फर्स्ट ईयर में हैं और आपने गृह विज्ञान ले रखा है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है और वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं भोजन के बारे में। भोजन से एक ना एक प्रश्न, चाहे अति लघुत्तरीय, चाहे लघुत्तरीय, चाहे दीर्घोत्तरीय में पूछा जाता है। तो आज भोजन वाला टॉपिक जो है ये हम पूरा क्लियर कर लेंगे। तो इससे आपको पेपर में जाने के बाद ये आप समझ के चलिए कि अगर इससे क्वेश्चन आ जाता है तो आपसे बिल्कुल भी छूटने वाला नहीं। तो बस आपको क्या करना है, वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। और वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो फटाफट लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करो। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके ऑल वाले बेल आइकन को प्रेस कर दो। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लिखा है, मानव शरीर की तुलना भाप से चलने वाले रेल के इंजन से की जा सकती है। मतलब कह रहे हैं, अगर देखें तो मानव शरीर जो है, आदमी का जो बॉडी है, उसकी हम तुलना जो है किससे, भाप से चलने वाले इंजन से हम कर सकते हैं। जिस प्रकार रेल के इंजन में कोयला जलाकर भाप के द्वारा उसे गतिशील रखने के लिए ऊर्जा प्राप्त की जाती है, उसी प्रकार मनुष्य के शरीर को क्रियाशील बनाने के लिए ऊर्जा भोजन के द्वारा प्राप्त की जाती है। मतलब कहते हैं, जैसे कि अगर आप देखते होंगे रेल वगैरह में, तो वहाँ पे रेलगाड़ी को चलाने के लिए, उसको लगातार चलते रहने के लिए और उसकी स्पीड को बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, वहाँ पे कोयले को डालना पड़ता है। और जब कोयला जो उसमें पड़ता है तो उससे क्या होता है, भाप बनता है। उस भाप से क्या होता है, इंजन आगे बढ़ता है। तो ठीक उसी प्रकार अगर मनुष्य की बॉडी को चलाना है, आपको उससे काम करवाते रहना है, तो उसको आपको क्या, भोजन देते रहना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप भोजन देना बंद कर देंगे तो धीरे धीरे शरीर काम करना बंद हो जाएगी और आपकी शरीर कमजोर हो जाएगी और शायद आप कुछ ही दिनों में कुछ भी और हो सकते हैं। तो आप समझ रहे होंगे। आगे देखते हैं, भोजन शरीर को पोषण प्रदान करता है। मतलब जो खाना है वो शरीर को क्या करता है, पोषण प्रदान करता है। हमारे भोजन के विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व होते हैं। मतलब कह रहे हैं कि हमारा जो भोजन होता है उसके विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं, पोषक तत्व होते हैं। पोषक तत्व, उनके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं, जिनका संतुलित प्रयोग शरीर को स्वस्थ एवं क्रियाशील बनाता है। मतलब कह रहे हैं जिसका क्या कहते हैं, संतुलित प्रयोग। अगर उसका संतुलित रूप से प्रयोग किया जाए, अब ये नहीं जैसे अगर आप घी खाते होंगे तो अगर घी खाने से लोग कहते हैं ताकत आती है, तो अब घी, केवल घी खा के खाने बैठ जाओ, आधा किलो घी ले लो, आधा किलो घी ले लो, उसको खाने बैठ जाओ, तो क्या हो जाएगा, नुकसान कर देगा। मतलब किसी भी चीज़ की अधिकता क्या हो जाती है, हानिकारक हो। संतुलित मतलब अगर दाल है तो उसमें 1 चम्मच 2 चम्मच घी डाल दिया, वो चलेगा। ठीक है, तो संतुलित इनका जब क्या होता है, संतुलित प्रयोग ही हमें क्या करता है, शरीर को स्वस्थ रखता है और क्या करता है, क्रियाशील बनाता है। ठीक है, आगे देखते हैं भोजन के प्रकार। ठीक है, फंक्शन ऑफ फूड, इसके बारे में जानते हैं। भोजन के कार्यों को हम निम्नलिखित भागों में बांट सकते हैं। जो भोजन का कार्य होता है उसको हम कितने भागों में, कई भागों में बांट सकते हैं। जैसे यहाँ पे पहला आपको दिखाई दे रहा होगा, शारीरिक कार्य। ठीक है, क्या शारीरिक कार्य होता है, इसमें क्या होता है, पहला देख सकते हैं, ऊर्जा प्रदान करना। पहला भोजन का काम क्या होता है, ऊर्जा प्रदान करता है। दूसरा कह रहा है नए तंतुओं का निर्माण करना एवं एवं कह रहे हैं नए तंतुओं का निर्माण करना व उनकी टूट फूट की मरम्मत करना। अगर आप भोजन करते रहेंगे तो अगर मान लीजिए आपके शरीर में कहीं पे चोट वगैरह लगी है या आपका जो ये खून वगैरह है, तो ये क्या होता रहता है, पंप करता रहता है। तो कई होते हैं, कई तंतु होते हैं, उनका नए नए तंतुओं का निर्माण करता रहता है। देखो, कोई भी चीज़ होती है उसकी एक एक्सपायरी डेट होती है, तो आपके शरीर में जितने भी चीज़ काम कर रहे हैं उनकी भी क्या है, एक्सपायरी डेट है। तो जब वो खत्म हो जाते हैं तो नई चीज़ों का निर्माण करना पड़ता है। और नई चीज़ों का निर्माण तभी हो सकता है जब आप उनके लिए क्या, सामग्री इकट्ठा करेंगे। तो वो भोजन जो होता है वो सामग्री का काम करता है। ठीक है, आगे कह रहे हैं, शरीर की रोग प्रतिरोधकता क्षमता का विकास करता है। जैसे शरीर के अंदर जैसे रोग, मान लीजिए आपको जुकाम रख ले, बुखार रख ले, तो अब आपकी शरीर ऐसे तो है नहीं कि बुखार रख लिया भाई, जकड़ लिया, आप एकदम पड़े हैं। आपकी शरीर पहले क्या करती, लड़ना स्टार्ट करती। धीरे धीरे आपको लगता है कि हाँ बुखार, जब तक आपकी शरीर लड़ सकती है तब तक वो लड़ती है उस बुखार से। ठीक है, जब वो हार जाती है शरीर आपकी, तो क्या होता है कि बुखार आपके ऊपर ज़्यादा हो जाता है। तो वही चीज़ कह रहे हैं कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या करता है, ये विकास करता है। मतलब जो आपको रोगों से लड़ने वाली क्षमता है उसको क्या करता है, डेवलप करता है, उसको बढ़ाता है। आगे देखते हैं, दूसरा नंबर मनोवैज्ञानिक कार्य करता है। ठीक है, अगर आप खाए पिए रहेंगे, अक्सर आप देखते होंगे जब आपको काफ़ी ज़्यादा भूख लगी हो और आपको कोई बार बार कोई एक प्रश्न पूछे तो आपको गुस्सा लगेगा, मन करेगा कि उसको 2-3 तमाचा खींच के मारते हैं। लेकिन अगर आप खाए पिए हों तो आपसे कोई कितनी बार भी क्वेश्चन करे, आप हर बार मुस्कुरा के उसका वही जवाब देंगे। ठीक है, तो क्या करता है, मनोवैज्ञानिक तरीका बढ़ाता है।
मनोवैज्ञानिक कार्य करता है। तीसरा क्या है, सामाजिक कार्य करता है। सामाजिक कार्य जैसे अगर आप खाए पिए हैं, हिष्ट पुष्ट हैं, तो मान लीजिए आपके यहाँ कोई फंक्शन हुआ तो आप कुछ नहीं तो कुर्सी वगैरह सजा सकते हैं, या कोई ऐसा काम हो गया जैसे समझ सकते हैं ना, लाइट वगैरह लगाई जाती है, वो सब आप लगा सकते हैं। तो आप वहाँ पे सामाजिक कार्यों में भाग ले सकते हैं। किसी के यहाँ कुछ हुआ तो आप खाना वगैरह सभी के बीच में बंटवा सकते हैं, या कुछ भी ऐसा करवा सकते हैं। तो वो अगर आपका है भोजन कर रखे हैं, आप हिष्ट पुष्ट हैं, तो आप कर लेंगे। अगर आप भोजन नहीं कर रखे हैं, आप एकदम से खुद ही चलने के लिए तरस रहे हैं, तो दूसरों का कार्य कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये सामाजिक कार्य भी करता है। अगला देखते हैं यहाँ पे शारीरिक कार्य। शारीरिक कार्य के बारे में देखते हैं। शारीरिक कार्य, भोजन के शारीरिक कार्यों को 3 भागों में विभक्त किया जाता है। जो भाग भोजन का होता है, ये शारीरिक कार्यों में भी कितने भागों में बांटा जाता है, 3 भागों में बांटा जाता है। पहला कौन सा, ऊर्जा प्रदान करना, ठीक है। ऊर्जा प्रदान करना, जैसा कि आप यहाँ पे देख चुके हैं, तो ऊर्जा शरीर की अनिवार्य आवश्यकता है। मतलब कह रहे हैं कि ये एक कंपलसरी चीज़ है। अगर आपके शरीर में ऊर्जा है तभी आप वर्क कर पाएंगे, तभी आप कुछ कर पाएंगे, उठ के चल पाएंगे। अगर आपके शरीर में ऊर्जा ही नहीं है तो आप एक ना के बराबर हैं। एक जैसे आदमी जो मर जाता है या जो बेहोश हो जाता है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हम ले रहे हैं, आप उसको अन्यथा मत लीजिएगा। तो वो जो बेहोश हो गया बालक या जो आदमी बेहोश हो गया है, वो क्या हुआ, उसके शरीर से ऊर्जा क्या हो गई, खत्म हो गई है, तभी तो वो बेहोश हुआ है। तो मतलब ना के बराबर हो गया। अब उसको कुछ भी हो, कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं है। तो ऊर्जा ही क्या होता है, एक अनिवार्य आवश्यकता होती है, ठीक है। आगे लिखा है, भिन्न भिन्न शारीरिक प्रक्रियाओं के लिए भिन्न भिन्न मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। मतलब कह रहे हैं कि भिन्न भिन्न शारीरिक प्रक्रियाएं, जैसे आपको कई काम होते हैं, कुछ तो दिमागी काम होते हैं, कुछ शारीरिक काम होते हैं, कुछ बोलने वाला काम होता है, जैसे हम कर रहे हैं अभी, आपको बोल के समझा रहे हैं, कुछ आपको केवल देख के ऑब्जर्व करना रहता है। तो ये विभिन्न भिन्न क्या होते हैं, शारीरिक कार्य होते हैं, और उनके लिए भिन्न भिन्न मात्रा की आवश्यकता पड़ती है। जैसे मान लीजिए अगर आप वॉलीबॉल खेलते होंगे तो आपको ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती होगी। अगर आप बैठ के पढ़ते होंगे तो आपको कम ऊर्जा की, क्योंकि आपको थोड़ा बहुत बस दिमाग पे ही प्रेशर देना रहता है, बॉडी से कोई वो नहीं रहता है, ठीक है। तो क्या कहते हैं कि भिन्न भिन्न कार्यों के लिए भिन्न भिन्न ऊर्जा की हमें क्या पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। आगे कह रहा है कठोर, एक मिनट इसको थोड़ा बड़ा कर लें, ठीक है। कठोर शारीरिक परिश्रम करने वाले व्यक्ति को सामान्य क्लर्क, जो कुर्सी पर बैठकर काम करता है, व्यक्ति की तुलना में अधिक ऊर्जा और आवश्यकता पड़ती है मतलब कह रहे हैं कि जैसे आप समझिए कोई आदमी किसान है, उसने कुछ फसल लगा रखी है, तो अब उसमें अगर वो मेहनत करेगा, कुदाल चलाएगा भाई, और वो अपना काम करेगा, तो अब वहाँ पे उसको ज़्यादा मेहनत पड़ रही है। और एक आदमी वो है जो केवल चाय पी रहा है, चाय के ऊपर चाय, और क्लर्क बन के भाई बाबू साहब बने हैं, बैठे हैं, केवल उनको साइन कर देनी है, कोई फाइल आई यहाँ से उठा के वहाँ रख देनी है, तो अब उनको तो कम ऊर्जा पड़ेगी ना। तो वहाँ पे यही चीज़ दे रहे हैं। फिर कह रहे हैं भोजन द्वारा प्राप्त की गई ऊर्जा शरीर की ऐच्छिक एवं अनैच्छिक क्रियाओं का सुचारू रूप से संचालन करती है। मतलब कह रही है जो भोजन द्वारा ऊर्जा प्राप्त की जाती है वो शरीर की ऐच्छिक एवं अनैच्छिक क्रियाएं, कुछ होती हैं ऐच्छिक, कुछ होती है अनैच्छिक। जैसे आपको पढ़ना पड़ रहा है तो हो सकता है ये आप अपनी इच्छा से पढ़ रहे होंगे, या फिर आपके पापा ने एडमिशन करवा दिया, बड़े भाई ने एडमिशन करवा दिया, मम्मी ने, बुआ फूफा मामा मौसी किसी ने भी एडमिशन करवा दिया। अब आपकी ये इच्छा नहीं थी पढ़ने की, लेकिन एडमिशन हो गया तो आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। तो अगर आपने भोजन से ऊर्जा प्राप्त कर रखी है, अगर भोजन आपने कर रखा है, ऊर्जा आपके अंदर है, तो आपकी चाहे ऐच्छिक कार्य हो चाहे बगैर ऐच्छिक कार्य हो, आप दोनों कर सकते हैं, ठीक है। आगे कहता है शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाले प्रमुख तत्व कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन है। मतलब कह रहे हैं अगर देखें तो शरीर को जो ऊर्जा प्रदान करते हैं वो प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं, तो पहला तो कौन सा आ जाता है आपका, पहला आ जाता है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा वसा, और तीसरा कौन सा, प्रोटीन आ जाता है। इन पोषक तत्वों को निम्नलिखित भोज्य पदार्थों से प्राप्त किया जा सकता है। मतलब कह रहे हैं जो ये पोषक तत्व होते हैं इनको हम कुछ ऐसे भोज्य पदार्थ हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं, इन चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे पहले हम देख लेते हैं कार्बोहाइड्रेट को, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट में लिखा है कार्बोहाइड्रेट शरीर को सर्वाधिक मात्रा में ऊर्जा प्रदान करने वाला पोषक तत्व है। मतलब कह रहे हैं जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये शरीर को सबसे अधिक, ठीक है, वो तीनों तत्वों में सबसे अधिक क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। यहाँ पे लिखा है कार्बोहाइड्रेट का 1 ग्राम 4 कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है। मतलब कह रहे हैं अगर कार्बोहाइड्रेट का आप 1 ग्राम खाते हैं तो आपको कितने, 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है। यह सुपाच्य होता है,
या सुपाच्य होता है तथा इसके पाए जाने वाले भोजन पदार्थों की संख्या भी अधिक होती है। मतलब कह रहे हैं ये अधिकतर भोजन में ही पाया जाता है। जो जो आप भोजन करते होंगे उसमें अधिकतर में क्या किया जाता है, ये पाया जाता है। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट को हम दो प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। मतलब कह रहे हैं जो कार्बोहाइड्रेट है इसे हम दो प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। पहला कौन सा, शर्करा अर्थात शुगर से। ठीक है। चीनी, शहद, गुड़ आदि को खा के हम क्या कर सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा क्या आ रहा है, स्टार्च। स्टार्च से क्या होता है, गेहूं, चावल, मक्का, जौ, आलू, शकरकंद, केला आदि पदार्थों में पाया जाता है। इन सारी चीज़ों को हम खा के प्राप्त कर सकते हैं। तो दो चीज़ आपके सामने आ गई, आप चीनी, शहद या गुड़, इन चीज़ों का, मीठे चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे गेहूं, चावल, मक्का, जौ, बाजरा, आलू, शकरकंद, केला आदि के पदार्थों को खा के हम इन चीज़ों को, कार्बोहाइड्रेट को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। आगे देखें वसा। दूसरे नंबर पे हमारा क्या आता है, वसा, जिसे कहते हैं फैट। वसा का 1 ग्राम 9 कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है। मतलब अगर वसा का आप 1 ग्राम खाते हैं तो आपको कितनी, 9 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है। कठोर परिश्रम करने वाले व्यक्तियों को अपने भोजन में वसा की मात्रा अधिक रखनी चाहिए। जो आदमी जो है कठोर काम करता है, खेत वगैरह में काम करता है या कोई ऐसा काम करता है जो ज़्यादा मेहनत वाला है, ठीक है, तो अब उसको क्या करना चाहिए, जैसे आप मजदूर को ले सकते हैं, कोई भी मजदूर हो, चाहे घर बनाने वाला हो, चाहे खेत में काम करने वाला हो या कोई और काम करने वाला हो, तो उसको क्या अधिक मात्रा में क्या करनी चाहिए, वसा लेनी चाहिए। वसा हमें तेल, ठीक है, कहाँ पे, तेल, मक्खन, घी, सूखा मेवा, ठीक है, या क्रीम आदि साधनों से प्राप्त होता है। तो हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त हो सकता है, आप तेल का सेवन ज़्यादा कर सकते हैं, मक्खन का भी, घी का भी, सूखा मेवा का भी, और उसके बाद किसका, क्रीम का भी ज़्यादा आप प्रयोग करेंगे तो आपको क्या होगा, ज़्यादा वसा अर्थात फैट प्राप्त होगा। ठीक है। आगे देखते हैं प्रोटीन। तीसरे नंबर पे हमारा क्या आ जाता है, प्रोटीन। प्रोटीन को हम दूध, दही, पनीर, मछली, मांस, अंडे, दाल, सोयाबीन, सूखे मेवे एवं मूंगफली आदि से प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रोटीन हमें कई जगहों से मिल रहा है, जैसे दूध, दही, पनीर। अगर आप मांसाहारी हैं तो मछली, मांस, अंडे, इन सारी चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। अगर शाकाहारी हैं तो दूध, दही, पनीर, दाल, सोयाबीन, सूखा मेवा, मूंगफली, इन सारी चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। चलिए देखते हैं दूसरा बा। अब इसका प्रयोग कहाँ पे आता है, तो नए तंतुओं का निर्माण करना एवं उनकी टूटी फूटी की मरम्मत करना। ठीक है। उनकी टूट फूट की मरम्मत करना। तो नए तंतुओं का निर्माण करने में क्या आता है, भोजन का काम आता है। जो कुछ टूट फूट जाते हैं उनका भी क्या करता है, मरम्मत करता है, कौन, भोजन। ठीक है। देखते हैं आगे, कोशिका अर्थात सेल हमारे शरीर की न्यूनतम इकाई है। मतलब कह रहे हैं जो कोशिका, ये सेल है या फिर सेल जिसे कहते हैं, ये हमारे शरीर की न्यूनतम इकाई है, जो आप कक्षा 9 वगैरह में पढ़ चुके होंगे। ठीक है। जीव विज्ञान में पहले ही बता दिया जाता है कि शरीर की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, कोशिका, जिसे हम इंग्लिश में सेल कहते हैं। और इन कोशिकाओं का निर्माण प्रोटीन द्वारा होता है। तो इन कोशिकाओं का निर्माण किससे होता है, प्रोटीन द्वारा होता है। जन्म से प्रौढ़ावस्था तक शरीर के विकास एवं क्रियाशीलता में अनेक कोशिकाओं एवं ऊतकों का हास्य होता है। मतलब कह रहे हैं कि जब जन्म लेता है बालक और जब तक वो प्रौढ़ावस्था, मतलब 20 प्लस नहीं हो जाता, 18 प्लस या 20 प्लस आप मान सकते हैं, जब तक वो प्रौढ़ावस्था में नहीं पहुंच जाता तब तक वो जो शरीर का विकास होता है एवं उसकी जो क्रियाशीलता होती है उसमें अनेक कोशिकाओं का एवं ऊतकों का क्या होता है, हास्य होता है। इसमें कई कोशिकाएं हैं, कई ऊतक हैं जो क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं या टूट फूट जाते हैं। उनके स्थान पर नए ऊतकों का निर्माण करके व उनकी टूट फूट की मरम्मत कर कार्य भी प्रोटीन तत्वों द्वारा किया जाता है। मतलब कह रहे हैं अगर देखें तो जो मर जाते हैं उनकी जगह पे नए ऊतक या कोशिका का निर्माण किया जाता है। ठीक है। होता है किसके द्वारा, भोजन के द्वारा। या फिर जो टूट फूट जाते हैं उनकी भी मरम्मत कौन करता है, भोजन ही करता है। और भोजन में कौन सा पार्ट करता है, प्रोटीन वाला करता है। ठीक है। आगे देखते हैं, किया जाता है, आगे देखते हैं। आगे लिखा है कि शरीर निर्माण में सहायक प्रमुख तत्व प्रोटीन, खनिज पदार्थ तथा जल हैं। मतलब कह रहे हैं अगर देखें तो आपका जो शरीर का निर्माण होता है इसमें प्रमुख तत्व कौन कौन से आ जाते हैं, पहला तो प्रोटीन आ जाता है, दूसरा खनिज पदार्थ आ जाते हैं और तीसरा जल आपका आ जाता है। ठीक है। ठीक है। इन पोषक तत्वों को निम्नलिखित भोज्य पदार्थों से प्राप्त किया जाता है। मतलब कह रहे हैं जो ये पोषक तत्व होते हैं इनको हम, कुछ पदार्थ हैं, भोज्य पदार्थ हैं, जिन भोज्य पदार्थ का मतलब हुआ जो खाने वाली चीज़ें होती हैं उनसे हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे पहला देख सकते हैं प्रोटीन। प्रोटीन क्या है, शरीर के निर्माण
कार्य में प्रोटीन का महत्वपूर्ण स्थान है। अगर देखें तो शरीर का जो निर्माण होता है उसमें जो प्रोटीन का कार्य होता है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, शरीर की जीवित कोशिकाओं में होने वाली लगभग सभी रासायनिक क्रियाओं में प्रोटीन का विशेष स्थान होता है। मतलब कह रहे हैं जो शरीर में जीवित कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं, कुछ समय अनुसार मर जाती हैं, कुछ नई का निर्माण होता है। तो जो कोशिकाएं होती हैं उनकी जो रासायनिक क्रियाएं होती हैं उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका कौन निभाता है, तो आपका प्रोटीन निभाता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त शरीर के विकास एवं वृद्धि की विभिन्न अवस्थाओं, मतलब कह रहे हैं इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो शरीर का विकास और जो वृद्धि, ठीक है, डेवलपमेंट और ग्रोथ, दो चीज़ होता है, एक डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ हो रहा बोलता है। डेवलपमेंट और ग्रोथ की विभिन्न अवस्थाएं जैसे बाल्यावस्था, गर्भावस्था आदि के अंगों का विकास अपेक्षाकृत अधिक तेजी से होता है। मतलब कह रहे हैं कि अगर हम देखें तो जो मनुष्य होता है, जो बालक होता है, छोटा सा पैदा होता है, उसके जो ग्रोथ करने का समय होता है वो कब कब होता है, बाल्यावस्था में होता है, गर्भावस्था में होता है। इन दो समय पे बालक जो है काफ़ी ज़्यादा क्या करता है, विकास करता है और वृद्धि करता है, डेवलपमेंट करता है और ग्रोथ करता है। ठीक है, आगे देखें, ऐसी स्थिति में शरीर को प्रोटीन की अधिक मात्रा में आवश्यकता पड़ती है। मतलब कह रहे हैं अगर ऐसे समय पे देखें तो उस समय पे प्रोटीन की अधिक मात्रा में क्या पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। प्रोटीन तत्व को हम दूध, दही, पनीर, अंडा, मांस, सोयाबीन, मूंगफली, सूखे मेवे, दाल आदि में प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप प्रोटीन खा पाना चाहते हैं, प्रोटीन की मात्रा बढ़ाना चाहते हैं तो आप दूध का सेवन कर सकते हैं, दही का सेवन कर सकते हैं। अगर आप मांसाहारी हैं तो अंडा, मांस और मछली वगैरह का प्रयोग कर सकते हैं। और अगर आप शाकाहारी हैं तो दूध, दही, पनीर, सोयाबीन, मूंगफली और सूखे मेवा या फिर दालों का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, मतलब जैसे आप दाल जो खाए उसके बाद एक कटोरी खाने के बाद आप पी सकते हैं। देखते हैं आगे, दूसरा आ गया खनिज पदार्थ। ठीक है, खनिज पदार्थ में देखते हैं शरीर के निर्माण में प्रोटीन के अतिरिक्त खनिज पदार्थों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहता है। मतलब कह रहे हैं अगर देखें शरीर के निर्माण में तो प्रोटीन का तो एक महत्व रहता ही है, उसके बाद भी देखें तो हमें क्या खनिज का भी, खनिज पदार्थ जो होते हैं उनका भी महत्वपूर्ण योगदान देखने को मिलता है। ठीक है, इन खनिज पदार्थों में कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन व आयोडीन आदि का विशेष स्थान है। मतलब कह रहे हैं अगर इन खनिज पदार्थों में देखें तो इसमें कैल्शियम पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है, आयरन पाया जाता है और आयोडीन, ये सारी चीज़ें एक अलग ही लेवल पे मिलती हैं हमको। ठीक है, आगे देखते हैं, एक मिनट इसको थोड़ा ऊपर कर दें। हाँ, यहाँ पे कह रहा है फास्फोरस कैल्शियम के साथ मिलकर कैल्शियम फास्फेट बनाता है। मतलब कह रहे हैं अगर फास्फोरस और कैल्शियम दोनों मिल जाते हैं और ये दोनों क्या एक नई चीज़ का निर्माण करते हैं, किसका, कैल्शियम फास्फेट का निर्माण करते हैं। यह कैल्शियम फास्फेट दांतों एवं हड्डियों के निर्माण में योगदान करते हैं। मतलब कह रहे हैं ये जो कैल्शियम फास्फेट होते हैं, ये क्या करते हैं, ये दांत जैसे बालक का देखो, छोटे बालक के दांत वगैरह टूट जाते हैं, कहते हैं अभी दूध के दांत थे अब चावल के दांत आएंगे, ये वगैरह वगैरह जो होता है। या फिर हड्डियों को मजबूत करने में हमें सबसे ज़्यादा किसका काम आता है, तो आता है कैल्शियम फास्फेट का। तभी देखिए अगर आदमी जब बुढ़ा हो जाता है, उसके जोड़ों में दर्द होने लगता है, घुटनों वगैरह में, तो डॉक्टर लोग क्या कहते हैं, कैल्शियम की गोली खाओ। कैल्शियम कह रहे हैं ज़्यादा खाओ, जो क्या करेगा, हड्डियों को मजबूत करेगा, आपको ताकत प्रदान करेगा। ठीक है, आगे देखते हैं मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है, फिर कह रहा है कि लोहा लाल रक्त कणों, एक मिनट इसका कलर चेंज कर दें। हाँ, लोहा लाल रक्त कणों आरबीसी में पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायता प्रदान करते हैं। मतलब कह रहे हैं जो लोहा होता है ये लाल रक्त कणों में, आरबीसी में पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन के निर्माण में क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। कौन, हीमोग्लोबिन में सहायता कौन प्रदान करता है निर्माण होने में, लोहा करता है। ठीक है, देखें हीमोग्लोबिन में हीमा का भाग लोहा होता है। मतलब हीमा का भाग कौन सा होता है, लोहा वाला होता है, और जो ग्लोबिन नामक प्रोटीन के साथ संयुक्त करता है। ठीक है, तो लोहा और ग्लोबिन नाम की प्रोटीन दोनों क्या करते हैं, संयुक्त करते हैं या फिर मेल मिलाप करते हैं, तो वहां से हमें हीमोग्लोबिन प्राप्त होता है। ठीक है, यह हीमोग्लोबिन रक्त में उपस्थित ऑक्सीजन को जो जीवित कोशिकाओं तक पहुंचाता है। मतलब कह रहे हैं जो ये हीमोग्लोबिन होता है इसका कार्य होता है कि जो रक्त है आपके शरीर में, जो आपके शरीर में खून बह रहा है, उसको उपस्थित, जो रक्त में उपस्थित ऑक्सीजन होता है, जैसे आपके जो अंदर खून बह रहा है उसमें क्या ऑक्सीजन भी पाया जाता है, तो जो ऑक्सीजन होता है उसको क्या करता है,
कोशिकाओं तक, जो जीवित कोशिकाएं हैं अपने शरीर के अंदर, आपके शरीर के अंदर जो कोशिकाएं वर्क कर रही हैं उनके पास तक क्या करता है, उनको पहुंचाता है। ठीक है, जहां कार्बोहाइड्रेट और वसा के कार्बन, ठीक है, क्या कह रहा है, जहां पर कार्बोहाइड्रेट और वसा के कार्बन एवं हाइड्रोजन तत्वों के रासायनिक प्रक्रिया द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, आगे कह रहे हैं यह ऊर्जा शरीर के विभिन्न अंगों के कार्य का संचालन करती है। जो ये ऊर्जा यहाँ से हमें प्राप्त होती है शरीर के लिए, यह क्या करती है, हमारे शरीर के जो विभिन्न अंग हैं जैसे हाथ पैर, बोलना, मुंह वगैरह, कान, ठीक है, और ये सारे अंग हैं, इनको क्या करती है, ऊर्जा प्रदान करती है, जिससे ये क्या होते हैं, आगे कार्य कर पाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, शरीर का क्या करता है, अंगों का संचालन करता है, विभिन्न अंगों का संचालन करता है। आगे देखते हैं, भोजन में आयोडीन तत्व की कमी के कारण थायराइड ग्रंथि का पूर्ण विकास नहीं हो पाता। मतलब कह रहे हैं जब भोजन में क्या होता है, आयोडीन की कमी होती है। जैसे आप देखते होंगे नमक वगैरह जो मिलते हैं, इसमें क्या कहते हैं, आयोडीन युक्त नमक। ठीक है, तो जब आयोडीन की शरीर में कमी हो जाती है, आयोडीन तत्व की कमी हो जाती है, तो ये क्या करते हैं, थायराइड ग्रंथि का क्या करते हैं, पूर्ण विकास नहीं हो पाता। क्योंकि थायराइड ग्रंथि का पूर्ण विकास जो है वो आयोडीन के कारण ही होता है, और जब उसकी कमी हो गई तो उसका विकास नहीं हो पाता, जिसके फलस्वरूप शारीरिक एवं मानसिक विकास कुप्रभावित हो जाता है। मतलब कह रहे हैं अगर वो डेवलप नहीं हुआ तो शारीरिक विकास, बालक छोटा होगा या फिर कोई ऐसा अंग होगा जो काम करना बंद कर देगा, ऐसा वगैरह हो सकता है। और उसका मानसिक विकास भी क्या हो जाता है, रुक जाता है। मानसिक विकास का मतलब आप समझ रहे होंगे कि वो अपने सामान्य बालक, जो उसके समकक्ष के बालक हैं, उनकी अपेक्षा उसकी बुद्धि कम काम करने लगती है। ठीक है, इन खनिज तत्वों को हम निम्नलिखित साधनों से प्राप्त कर सकते हैं। जो ये खनिज तत्व हैं इनको हम कहाँ कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, कुछ यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे देखिए यहाँ पे कैल्शियम दिया गया है। कैल्शियम कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, तो पहला दूध, दूसरा दही, तीसरा हरी सब्जियां, और चौथा कौन सा, पनीर से हम क्या कर सकते हैं, कैल्शियम को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा आ जाता है क्या, फास्फोरस। फास्फोरस को हम कहाँ कहाँ से, तो सोयाबीन से, दालों से, और उसके बाद किससे, साबुत अनाज से। साबुत अनाज आप समझते होंगे, जैसे भिगोया चना आप खाते हैं, या फिर सोयाबीन का बीजा खाते हैं, या मूंगफली वगैरह खाते हैं, तो साबुत अनाज हो जाते हैं। ठीक है, मतलब बिना पकाया अनाज। ठीक है, दूध से, अंडा से, यकृति से, गुर्दा से आदि से क्या करते हैं हम, फास्फोरस का की प्राप्ति करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं आयोडीन हम कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, तो यहाँ पे मिलता है क्या, प्याज से हम आयोडीन प्राप्त कर सकते हैं, और समुद्री मछली से भी क्या कर सकते हैं, हम आयोडीन प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं लोहा हमें कहाँ से मिलता है, तो बादाम, मुनक्का से मिलता है, खजूर से मिलता है, हरी सब्जियों से मिलता है, यकृति से, मांस मछली से आदि से हमें क्या मिलता है, लोहा भी मिलता है। ठीक है, हरी सब्जी में जैसे पालक वगैरह हो गया, या आप गोभी वगैरह का सेवन कीजिए, तो इससे क्या होगा, हमें लोहा प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, जल देखते हैं। प्रोटीन एवं खनिज पदार्थों के अतिरिक्त शरीर निर्माण के तत्वों में जल का भी प्रमुख भूमिका होती है। मतलब कह रहे हैं अगर हम देखें तो जल की भी क्या होती है, एक प्रमुख भूमिका होती है, किसमें, शारीरिक निर्माण में। ठीक है, आगे देखते हैं, एक प्रकार से जल हमारे जीवन की अनिवार्यता है। मतलब कह रहे हैं अगर जल देखें तो एक प्रकार से हमारे जीवन के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है, ये अनिवार्य रूप से लगता ही लगता है, जिसको हर व्यक्ति की ज़रूरत होती है, और उसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मतलब कह रहे हैं अगर देखें तो पानी के बिना हम अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। हमारे शरीर की सभी कोशिकाओं एवं ऊतकों में पाया जाता है क्या, जल। तो अगर देखें तो जल ही क्या होता है, हमारे शरीर की सभी ऊतक और सभी कोशिकाओं में क्या किया जाता है, पाया जाता है। ठीक है, आगे कह रहा है हमारे शरीर में लगभग 60% जल पाया जाता है। विभिन्न कोशिकीय द्रव्यों में के निर्माण में जल का महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, मतलब कह रहे हैं जो विभिन्न भिन्न प्रकार के कोशिकीय द्रव्य हैं, जब उनका निर्माण होता है तो उसमें जल का क्या होता है, एक महत्वपूर्ण स्थान होता है, एक इम्पॉर्टेंट प्लेस होता है, एक इम्पॉर्टेंट वैल्यू होती है। ठीक है, जो शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक होती है। ठीक है, आगे कह रहा है कि जल की प्राप्ति का प्रमुख साधन पेय पदार्थ है। मतलब कह रहे हैं अगर आप जल प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका साधन क्या है कि आप कोई पेय पदार्थ खाइए। ठीक है, जैसे किंतु इसके अतिरिक्त रसीले फल जैसे आम हो गए, संतरा हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें, अंगूर हो गए, सब्जियां आदि से भी इसे प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो सब्जियों से भी आप क्या कर सकते हैं, जल की प्राप्ति कर सकते हैं। आगे देखते हैं,
शरीर की रोग प्रतिरोधकता क्षमता का विकास करना। शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, जो रोगों से लड़ती है हमारी शरीर, उसका भी क्या करता है, डेवलप करता है। उसको भी क्या करता है, डेवलप करता है। कौन करता है, तो भोजन करता है। ठीक है। शरीर के विकास एवं उसकी क्रियाशीलता को सुचारू रूप से चलाने के लिए ऊर्जा जनित तत्वों तथा निर्माणक तत्वों के साथ सुरक्षात्मक तत्वों की भी आवश्यकता पड़ती है। मतलब कह रहे हैं कि अगर देखें शरीर का जो विकास है और उसकी जो क्रियाशीलता है, आदमी का जो शरीर होता है, बॉडी होता है, वो पहले तो विकसित होता है, डेवलप होता है। ठीक है। और उसकी क्रियाशीलता भी होती है, जैसे हाथ का एक अलग काम है, पैर का अलग काम है, वो चलता है, फिरता है, बातें वगैरह करता है। तो ये क्या है, शारीरिक क्रियाशीलता है। कह रहा है को सुचारू रूप से चलाने के लिए ऊर्जा जनित तत्वों तथा निर्माणक तत्वों के साथ सुरक्षात्मक तत्वों की भी आवश्यकता पड़ती है। मतलब कह रहे हैं उसके लिए उसको चलाने के लिए शरीर को हमें क्या कहते हैं, पहले ऊर्जा की तो आवश्यकता ही पड़ती है। उसके बाद निर्णात्मक निर्माण सॉरी यहाँ पे जो है मतलब कह रहे हैं कि डेवलपमेंट के लिए जो ऊर्जा होती है, उसके लिए जो उसकी भी ज़रूरत पड़ती है। पहली बात तो शरीर आपका क्या करेगा, उसको पहले ऊर्जा चाहिए, फिर उसको डेवलप होने के लिए ऊर्जा चाहिए, और उसके साथ ही उसको रोग से बचाने के लिए भी क्या चाहिए, हमें सुरक्षा के लिए भी क्या चाहिए, एक ऊर्जा चाहिए। ठीक है। आगे कह रहे हैं भोजन के साथ शरीर में पहुंचने वाले यह सुरक्षात्मक तत्व हमारे शरीर की जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। ठीक है। तथा अंगों को सुचारू रूप से कार्य संचालन में सहायता पहुंचाते हैं। मतलब कह रहे हैं ये जो होते हैं, ये क्या करते हैं, जो अंग होते हैं हमारे शरीर के, उनको सुचारू रूप से कार्य संचालन, मतलब कि इनका प्रयोग में लाने के लिए, जैसे आप अपने हाथ का प्रयोग करते होंगे, पैर का प्रयोग करते होंगे, ठीक है, या अपने मुंह का प्रयोग करते होंगे कुछ बोलने के लिए, कान का प्रयोग सुनने के लिए, नाक का प्रयोग सूंघने के लिए, आंख का देखने के लिए। तो ऐसे कह रहे हैं इनका संचालन के लिए हमें क्या होती है, सहायता पहुंचाते हैं। ठीक है। इन तत्वों के असंतुलन से शरीर का विकास प्रभावित होता है और व्यक्ति के अनेक रोगों से पीड़ित हो जाता है। मतलब कह रहे हैं जो ये तत्व होते हैं, जब इनका संतुलन बिगड़ जाता है, ये ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए, तो इनका जब संतुलन बिगड़ जाता है तो मनुष्य का शरीर क्या हो जाता है, प्रभावित हो जाता है। और जब विकास उसका प्रभावित हो जाता है, मतलब या तो डेवलपमेंट उसका रुक ही जाएगा या बहुत धीरे होगा। तो जब ये रुक जाता है तो व्यक्ति के अंदर क्या हो जाते हैं, अनेक रोग आ जाते हैं, और उससे क्या हो जाता है, व्यक्ति पीड़ित हो जाता है। ठीक है। आगे कह रहा है शरीर की सुरक्षा अथवा रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करने के लिए आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं, खनिज लवण हैं, ठीक है, विटामिन हैं, जल है, प्रोटीन है। ये क्या करते हैं, शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या करते हैं, डेवलप करते हैं, उनका विकास करते हैं। ठीक है। इन तत्वों को निम्नलिखित भोज्य पदार्थों से प्राप्त किया जा सकता है। निम्नलिखित भोज्य पदार्थ कौन कौन से हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं। पहला आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा होगा खनिज लवण। ठीक है। खनिज लवण शरीर को स्वस्थ रखने के लिए खनिज लवण अत्यंत आवश्यक तत्व है। मतलब कह रहे हैं अगर आपको शरीर को स्वस्थ रखना है तो उसके लिए हमें सबसे पहला चीज़ कौन सा मिलता है, खनिज लवण अत्यंत आवश्यक हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन तत्वों के द्वारा शरीर में अनेक महत्वपूर्ण रासायनिक प्रक्रियाओं का संचालन होता है। मतलब कह रहे हैं जो ये तत्व होते हैं इनके द्वारा ही क्या होता है, हमारे शरीर में अनेक महत्वपूर्ण रासायनिक क्रियाओं का क्या होता है, संचालन होता है। इन तत्वों के द्वारा ही शरीर में पानी का संतुलन तथा क्षार और अम्ल का संतुलन रहता है। मतलब कह रहे हैं यही तत्व क्या है, खनिज लवण जो तत्व हैं यही क्या करते हैं, हमारे शरीर में पानी का भी संतुलन और क्षार और अम्ल का भी संतुलन क्या रखते हैं, बनाए रखते हैं। ठीक है। इसके अतिरिक्त चोट आदि लगने पर निकलने वाले रक्त का थक्का जमने की प्रक्रिया में भी यह तत्व सहायता पहुंचाता है। मतलब कह रहे हैं कि जैसे आप कहीं पे चोट खा जाते हैं तो कुछ देर क्या हो जाता है, जैसे आप उसको पकड़ के बैठ जाएं, खून निकलने लगा, जहाँ पे पकड़ के बैठ जाएंगे तो वहाँ पे क्या हो जाता है, फिर धीरे धीरे वो खून रुक जाता है। तो जो वो खून जम जाता है, जहाँ पे थक्का लग जाता है, खून रुक जाता है, उसमें भी हमें क्या खनिज लवण क्या करता है, काफ़ी ज़्यादा सहायता प्रदान करता है। ठीक है। इन तत्वों को हम हरी पत्तों वाली सब्जियाँ, हरी पत्तों जैसे आप समझ सकते हैं पालक, गोभी वगैरह, ये जो पत्ते वाली गोभी होती है, इन सब चीज़ों से प्राप्त कर सकते हैं। सोयाबीन, अंडा, दाल, अनाज, दूध, दही, पनीर, सूखा मेवा आदि से क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं यहीं पे, एक मिनट, हाँ देखते हैं विटामिन के बारे में। तो विटामिन के बारे में एक मिनट यहाँ पे रुक जाइए थोड़ा सा। हाँ, विटामिन का प्रमुख कार्य शरीर के रोगों में
प्रतिरोध करने की क्षमता का उत्पन्न करना है, क्षमता उत्पन्न करना है। मतलब कह रहे हैं जो विटामिन होते हैं इनका जो प्रमुख कार्य क्या होता है कि रोग से प्रतिरोध, मतलब रोग से लड़ने की जो क्षमता होती है उसका क्या करता है, डेवलप करता है। कौन? हमारा विटामिन करता है, ठीक है। आहार में इसकी कमी होने पर शरीर दुर्बल हो जाता है। अगर आपके खाने में इसकी कमी है तो आपका शरीर क्या हो जाएगा, दुर्बल हो जाएगा तथा अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। मतलब कह रहे हैं इसमें क्या हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा रोग क्या हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे स्कर्वी, ठीक है, इस रिक्टेस, बेरी और एनीमिया नामक रोग आदि बहुत सारे रोग क्या हैं जो ये डेवलप अपने आप विकसित हो जाते हैं, ठीक है। फिर कह रहा है विटामिन मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा? विटामिन ए, विटामिन बी, सी, डी, ई और के। विटामिन के यह सभी प्रकार शरीर में अलग अलग कार्य करते हैं। जो ये विटामिन के 6 अलग अलग प्रकार हैं ये हमारे शरीर में क्या करते हैं, अलग अलग काम करते हैं, ठीक है। अतः आहार में इनका दैनिक प्रयोग एवं संतुलित अति आवश्यक है। मतलब कह रहे हैं अगर आप देखें तो रोज के आहार में हमें क्या करना चाहिए, इसका संतुलित प्रयोग करना चाहिए। संतुलित का मतलब समझ रहे हैं, ज़्यादा विटामिन भी मत खाइएगा कि विटामिन ज़्यादा ही खा लिए और वो भी आपको क्या कर गया, नुकसान कर गया। तो संतुलित मतलब एक हिसाब से, ठीक है। इन तत्वों को हम दूध तथा दूध से बनने वाले पदार्थों जैसे पनीर हो गया, खोया हो गया, इन सारी चीज़ों में, ठीक है। हरी व पीली सब्जियां, ठीक है, हरी या पीली सब्जियां, नींबू, संतरा, आम आदि फलों, आलू, अंडा, मछली, यकृति, अनाज, गेहूं, जौ, मक्का तथा सोयाबीन के साबुत दोनों एवं मूंगफली आदि से प्राप्त कर सकते हैं किसका, विटामिन को, ठीक है। आगे देखते हैं प्रोटीन। प्रोटीन यहाँ पे लिखा है प्रोटीन का मुख्य कार्य शरीर निर्माण की दृष्टि से है, ठीक है, शरीर का निर्माण की दृष्टि से है। शरीर विकास की सामान्य अवस्थाओं, ठीक है, क्या कह रहा है, शरीर विकास की जो सामान्य अवस्थाएं होती है जैसे शिशु अवस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था तथा गर्भावस्था जैसी विशेष अवस्थाओं में जब शरीर के विकास की गति तीव्र होती है, आहार में प्रोटीन तत्वों का पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना अति आवश्यक हो जाता है। मतलब कह रहे हैं जब एक बालक का शरीर जब ज़्यादा डेवलप होता है, कब होता है, शिशु अवस्था में, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था या गर्भावस्था में, ठीक है। इसमें क्या होता है कि बालक का शरीर जो होता है काफ़ी ज़्यादा स्पीड में डेवलप करता है। इस समय क्या होता है, बालक को जो है काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। इसकी कमी से शरीर का स्वास्थ्य विकास रुक जाता है। मतलब कह रहे हैं अगर देखें तो इसकी अगर कमी हो जाती है तो जो शरीर का स्वस्थ विकास होता है वो क्या हो जाता है, वहीं पे रुक जाता है और शरीर दुर्बल होकर अनेक रोगों का शिकार हो जाता है। मतलब कह रहे हैं इससे क्या होता है कि जब स्वस्थ विकास रुक गया तो शरीर क्या हो जाएगा, दुर्बल हो जाएगा, मतलब बिना बल का हो जाएगा, बहुत कम बल रह जाएगा। और जब कम बल रह जाएगा तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा रोगों का विकास हो जाएगा। और जब विकास हो जाएगा तो रोगों का क्या हो जाएगा, शिकार हो जाएगा, ठीक है। प्रोटीन की प्राप्ति हम दूध, दही, अंडा, मांस, सोयाबीन आदि से कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखें तो कहाँ कहाँ से दूध, दही, अंडा, मांस, सोयाबीन आदि से क्या कर सकते हैं, प्रोटीन का विकास कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं जल। हमारे शरीर की सुरक्षा में जल का विशेष महत्व है, ठीक है। अगर देखें शरीर की जो सुरक्षा है उसमें हमें जल की एक इम्पॉर्टेंट भूमिका दिखाई पड़ती है, ठीक है। जल शरीर में उपस्थित अनेक द्रव्यों की मात्रा का नियंत्रण करता है, ठीक है, नियंत्रण करता है तथा उत्सर्जन की क्रिया में सहायता होता है। मतलब उत्सर्जन समझ सकते हैं कि बढ़ावा देने की क्रिया में क्या कर सकता है, काफ़ी ज़्यादा सहायक होता है। जल की प्राप्ति हम शुद्ध जल के अतिरिक्त पेय पदार्थ, रसीले फलों व सब्जियों आदि से कर सकते हैं। अगर हम सोचें कि जल की प्राप्ति, मान लीजिए हमें कहीं पे जल नहीं मिल रहा है पीने के लिए, तो आप कोई भी पेय पदार्थ यूज कर सकते हैं, ठीक है। दारू सेहत के लिए हानिकारक है तो उसको दिमाग में मत लाइएगा। उसके बाद कह रहा है रसीले फल जैसे आम हो गए, अंगूर हो गए, संतरा हो गए, तो इन सारी चीज़ों से हम क्या कर सकते हैं, जल वहाँ से भी प्राप्त कर सकते हैं। सब्जियों से भी जल प्राप्त हम कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या आ गया, मनोवैज्ञानिक कार्य। मनोवैज्ञानिक कार्य में कैसे हमें डेवलप करता है ये भोजन जो है, इसमें कह रहा है आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने विभिन्न अनुसंधानों के आधार पर यह सिद्ध किया है कि भोजन केवल क्षुधा शांत करने तथा शरीर के पोषण का कार्य
का ही कार्य नहीं करता है। मतलब कह रहे हैं बहुत सारे मनोवैज्ञानिक हुए हैं जो आधुनिक मनोवैज्ञानिक, उन्होंने बहुत सारे अनुसंधानों से यह बताया है, उनके आधार पर यह सिद्ध किया है कि जो भोजन है यह केवल भूख को ही नहीं शांत करता, शारीरिक पोषक का ही कार्य नहीं करता है, अपितु यह व्यक्ति की अनुभूति को व्यक्त करने का एक उत्तम साधन है। मतलब कह रहे हैं जो व्यक्ति की अनुभूतियां होती, जैसे कोई भी चीज आप अनुभूति करते हैं तो उसका भी क्या है, ये एक उत्तम साधन कौन सा है, भोजन हमें दिखाई पड़ता है। एक गृहिणी के द्वारा उत्तम तरीके से पकाए जाने के बाद भोजन को किसी अतिथि के सम्मुख कलात्मक रूप से प्रस्तुत करना वहाँ उस गृहिणी को आत्मिक सुख पहुंचाता है। मतलब कह रहे हैं अगर कोई स्त्री है, गृहिणी का मतलब कोई घर की औरत है और उसके यहाँ कोई रिश्तेदार वगैरह आए हैं, ठीक है। अब जब उनके यहाँ रिश्तेदार वगैरह आए तो आप देखते होंगे आपके खाने में क्या ज़्यादा से ज़्यादा रोटी सब्जी दाल चावल ये मिल गया, और बहुत हुआ तो थोड़ा सा अचार मिल गया, वो भी रेयर से रेयर केस में मिलता, हमेशा नहीं मिलता है, और बहुत हुआ तो प्याज काट के रख दिए या मूली काट के रख दिए। लेकिन अगर कोई स्पेशल आ जाए तो सोचो कैसे होता है, बढ़िया रोटी बनेगी या फिर पूड़ी बनेगी, ठीक है। पूड़ी या रोटी बनेगी, अगर रोटी है तो उसमें घी लगा दिया जाएगा, अचार रख दिया जाएगा, सलाद दो तीन तरीके का, जैसे प्याज हो गया, नींबू हो गया और मूली हो गया, इन सारी चीज़ों को रख दिया जाएगा। चावल दाल में घी डाल दिया जाएगा, इन सारी चीज़ों को अच्छी से सब्जी बना दी जाएगी। तो उससे जब वो स्त्री जो औरत है जो खाना बना रही है, जब इन सारी चीज़ों को जो आया है रिश्तेदार उसके सामने सम्मुख उसको प्रस्तुत करती है, तो उसको क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा आत्मसुख मतलब समझ रहे हैं, उसको अपने आप में काफ़ी ज़्यादा खुशी मिलती है कि हमने इतना अच्छा भोजन पकाया, ठीक है। अगर कहीं पे उसका बखान हो गया तो वो और ज़्यादा खुश हो जाती है, ठीक है। वही उसकी स्वस्थ मनोवृत्ति एवं भावनाओं का प्रदर्शन भी करता है। मतलब कह रहे हैं कि जो स्त्री है उसके स्वस्थ होने का, अगर वो स्त्री स्वस्थ है तभी ये सारा चीज़ कर पाएगी, और वो क्या मनोवृत्ति एवं भावनाओं का भी प्रदर्शन करता है। मतलब उसकी मनोवृत्ति कैसी है, उसकी भावना कैसी है, उसका भी क्या करता है, प्रदर्शन करता है, कौन, भोजन करता है, ठीक है। किसी व्यक्ति को भोजन के लिए आमंत्रित करने से उस व्यक्ति के प्रति आत्मीयता एवं मित्रता की अनुभूति होती है। मतलब कह रहे हैं अगर आपने किसी मित्र, अपने दोस्त को, किसी आदमी को, आपने अपने बॉस को या किसी को भी क्या किया, अपने सर वगैरह को किसी को भोजन पे आमंत्रित कर लिया, तो जो जिसको आपने आमंत्रित किया है और आपके बीच में क्या हो जाएगी, एक मित्रता की भावना होगी, तभी आप किसी को बाहर से अपने घर पे बुलाएंगे, ठीक है। तो वहाँ पे कह रहे हैं वहाँ पे मित्रता की अनुभूति होती है। इस प्रकार किसी व्यक्ति को प्रस्तुत किया गया भोजन व्यक्ति के मानसिक तनाव को कम करता है। मतलब कह रहे हैं अगर कोई आपके यहाँ आया है और उसके सामने अच्छा भोजन प्रकट कर दिया गया तो वो क्या करता है, उसका जो मानसिक तनाव होता है उसको क्या कर देता है, कम कर देता है। अनेक बार घर परिवार की बहुत सी समस्याओं का निदान खाने के समय सब लोग के मिल बैठने के कारण ही संभव हो पाता। मतलब कह रहे हैं कभी कभी ऐसी समस्याएं आ जाती हैं कि उनका हमें जब निदान, उनका क्या कहते हैं कि उनके लिए निदान ढूंढना होता है या उन समस्याओं का समाधान ढूंढना होता है, तो हम जब खाने बैठते हैं तो सभी लोग बैठ के थोड़ी थोड़ी अपनी बातें बताते हैं और उससे क्या होता है, समस्याओं का समाधान हो जाता है, ठीक है। तीसरा हमें दिखाई पड़ता है सामाजिक कार्य। मानव एक सामाजिक प्राणी है, ये आप सभी को पता है, आपने समाजशास्त्र में पढ़ा होगा बीए में, ठीक है। जिस तरह एक परिवार की रचना कुछ सदस्यों द्वारा होती है, मतलब एक परिवार जो होता है उसमें भाई बहन माता पिता और बहुत सारे लोग होते हैं, पति पत्नी, ये सारे लोगों से मेल से एक परिवार का निर्माण होता है। ठीक उसी प्रकार समाज की संरचना परिवारों व कुटुंबों के द्वारा ही होती है। मतलब कह रहे हैं जो समाज की अगर देखें रचना कब होती है तो कई परिवार मिल जाते हैं या कई कुटुंब मिल जाते हैं या कई जातियां मिल जाती हैं तो एक समाज का निर्माण हो जाता है। व्यक्ति आपस में भावनाओं का आदान प्रदान करके अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को बनाए रखता है। मतलब कह रहे हैं कि आपस में जो भावनाएं होती हैं उनको आदान प्रदान करता है। जैसे बताए भैया बहुत ठंडी पड़ रही है, वो कहे हाँ भाई यार मतलब इस बार की ठंडी एक अलग ही लेवल की है, तो उससे क्या होता है जब भावनाओं को प्रकट करता है तो बीच में क्या होता है, सामंजस्य बना रहता है, तालमेल बना रहता है। इस आदान प्रदान का एक माध्यम भोजन भी है। मतलब कह रहे हैं इस जो आदान प्रदान का काम है, जैसे आपके यहाँ मान लीजिए कोई चीज़ आपने रख दिया, छोटा सा फंक्शन रख दिया, बच्चे का जन्मदिन रख दिया या अपनी एनिवर्सरी मना रहे हैं, तो ऐसा कुछ अगर आपने कर दिया तो क्या होगा, कुछ लोग इकट्ठे होंगे, भोजन वगैरह होगी, तो उसमें किसी ना किसी बात पे किसी मुद्दे पे चर्चा छिड़ जाएगी और वहाँ पे अपने लोग सभी लोग अपनी क्या करेंगे, विचार प्रकट करेंगे, जिससे क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा तालमेल बना रहेगा। इसके द्वारा व्यक्ति प्रेम मित्रता सहयोग आदि
आदि भावनाओं को प्रदर्शित करता है। तो जब वहाँ पे बैठेंगे तो वहाँ पे ये पता चल जाता है कि ये हमारे बारे में कैसा सोचते हैं, ये इनके प्रेम वाला भाव है या दुश्मनी वाला भाव, ये वहाँ पे पता चल जाता है। ठीक है, आगे कह रहा है समाज के कुछ विशेष शुभ अवसरों पर जैसे विवाह, दीपावली व अन्य त्योहारों पर व्यक्ति हर्ष को प्रदर्शित करने के लिए भोजन को माध्यम बनाता है। मतलब कह रहे हैं जब ऐसा विवाह, दीपावली या कोई ऐसा त्योहार आ जाता है, जन्मदिन, एनिवर्सरी कुछ भी आ जाता है आदमी के, ठीक है, तो जब ये सारी चीज़ें आ जाती है तो वहाँ पे क्या करता है, अपने खुशी को दिखाने के लिए क्या करता है, सभी को भोजन पे आमंत्रित करता है। ठीक है, तो सभी लोग वहाँ पे आते हैं तो कहते हैं हाँ भाई, वाह भाई, चलो बढ़िया है। इसके अलावा कुछ विशेष दुखद अवसरों पर भी दान दक्षिणा व ब्राह्मण भोजन कराने की प्रथा प्राचीन काल से ही प्रचलित है। तो कुछ ऐसे समय भी है जैसे आदमी भाई किसी के यहाँ किसी का देहांत हो गया तो भी क्या करता है, आदमी खिलवाता उलवाता है, ब्राह्मण वगैरह को खिलवाता है, तो वहाँ पे भी आदमी इकट्ठा होते हैं। सुख व दुख के अवसरों पर भोजन को माध्यम बनाना, एक मिनट इसका चेंज कर दे कलर, बनाया ही जाता है। इसके अलावा आजकल शुभकामनाओं के साथ भी भोज्य सामग्री भेंट के रूप में देने का प्रचलन बढ़ता जा रहा है। मतलब कह रहे हैं अगर आप किसी को शुभकामनाएं दे रहे हैं, किसी के यहाँ लड़का वगैरह हुआ है, या आप दीपावली के शुभकामनाएं दे रहे हैं या कोई ऐसे नए वर्ष की शुभकामनाएं दे रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, बढ़िया एक डब्बे में मिठाई वगैरह लेकर जाते हैं, आपके यहाँ जो कुछ भी नया बना हो उसको लेकर के जाते हैं, तो वहाँ पे देते हैं और उसके बाद उसको शुभकामनाएं देते हैं। तो ये भी क्या हमें आजकल के प्रचलन में देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए जब कोई व्यक्ति किसी परिचित रोगी से मिलने जाता है तो वह अपनी शुभकामनाएं कुछ पौष्टिक भोज्य पदार्थ जैसे फल आदि भेंट करके अभिव्यक्ति करता है। मतलब कह रहे हैं कि जैसे आप समझ लीजिए कोई रिश्तेदार में या कोई आसपास का आदमी जब बीमार हो जाता है तो आप अगर उसे देखने जाते हैं तो क्या करेंगे, आप या तो कुछ फल वगैरह ले लेंगे, सेव संतरा वगैरह ले लेंगे, या फिर कुछ ऐसा पौष्टिक चीज़ ले जाएंगे जिससे उसको रिलीफ मिले, उसको थोड़ा बहुत आराम मिले। तो ये भी क्या हमें प्रचलन में दिखने को मिलता है। कुछ इसी तरह के अवसर होते हैं जिन्हें आयोजित या फिर सेलिब्रेट कहते हैं। सेलिब्रेट करने का माध्यम व विशेष आकर्षक भोज्य सामग्री होती है, जैसे क्रिसमस, बर्थडे पार्टी, केक काटने की क्रिया से संबंधित कर दिया जाता है। मतलब कह रहे हैं कुछ चीज़ हैं जैसे कि आप क्रिसमस दे सकते हैं या बर्थडे पार्टी में, इन दोनों में क्या कर दिया जाता है, केक वगैरह को काटने का प्रचलन कर दिया जाता है, जहाँ पे सभी लोग इकट्ठा होते हैं और सभी लोग केक वगैरह खाते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है भोजन का सामाजिक कार्यों के रूप में अंतिम पहलू सामाजिक स्थिति, सोशल स्टेटस का भी प्रदर्शन करता है। मतलब कह रहे हैं कि जो भोजन होता है सामाजिक कार्यों के रूप में हमें क्या सामाजिक स्थिति, मतलब वहाँ के लोगों की स्थिति क्या है, वो क्या क्या खिलाते हैं, वो भी हमें क्या करता है, भोजन निर्धारण करता है। किसी एक विशेष सामाजिक स्थिति के परिवार के द्वारा लाया जाने वाला भोजन दूसरे परिवार से भिन्न होगा। मतलब कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए कोई ऐसी स्थिति है, आपके यहाँ जन्मदिन वगैरह है, तो आपने क्या किया, किसी के यहाँ भोजन पहुँचवाया थाली वगैरह में, थोड़ी पूड़ी वगैरह, तो ये क्या होगा, उसके यहाँ मान लीजिए रोटी वगैरह बनी, तो वो दोनों में क्या हो जाएगा, भिन्नता हमें देखने को मिलती है। अतः स्पष्ट है कि भोजन सामाजिक स्थिति का दर्पण भी है। मतलब कह रहे हैं अगर हम सोचें तो यह भी कर सकते हैं कि जो भोजन है ये सामाजिक स्थिति, मतलब उस समाज में स्थिति क्या है, वहाँ पे दुख है या सुख है, इन सारी चीज़ों का दर्पण के रूप में हमें दिखाई पड़ता है। ये जानने का एक अवसर भी प्रदान करता है। ठीक है, भारत एक संस्कृति प्रधान देश है। अगर देखें भारत कौन सा है, संस्कृति प्रधान देश है। यहाँ पे मतलब बहुत सारी संस्कृति पाई जाती हैं और यहाँ पे संस्कृति को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। यहाँ अनेकता में एकता के दर्शन होते हैं। मतलब बहुत सारे लोग होने के बाद भी, बहुत सारे धर्म होने के बाद भी, बहुत सारे समाज होने के बाद भी, बहुत सारी भाषा होने के बाद भी हमें एकता दिखाई पड़ती है। यहाँ भिन्न भिन्न जाति, संप्रदाय, संस्कृति व समुदाय के व्यक्ति का निवास है। मतलब बहुत सारे लोग, बहुत संप्रदाय, बहुत जाति, बहुत संस्कृति, बहुत समुदाय के लोग यहाँ पे रहते हैं तथा इनके खान पान में काफ़ी भिन्नता है। जैसे आप यहाँ के खाने में देख लीजिए उत्तर प्रदेश के, और आप दक्षिण भारत में चले जाइए तो वहाँ के खाने में आपको अलग ही तरीका दिखाई पड़ेगा। इस तरह इनके भिन्न भिन्न भोजन के द्वारा इनकी जाति, भोजन से संबंधित मान्यताओं आदि का ज्ञान होता है। ठीक है, तो जो इनके भिन्न भिन्न भोजन हैं उसके द्वारा ही हम जान सकते हैं कि उनकी जाति कौन सी है, उनके भोजन संबंधित मान्यताओं कौन कौन से हैं, वो सारी चीज़ों की जानकारी प्राप्त होती है। इस प्रकार यह पूर्णतः स्पष्ट है कि भोजन शारीरिक स्वास्थ्य के लिए तो उत्तरदायी है ही, साथ ही साथ यह मानसिक, मनोवैज्ञानिक व सामाजिक कार्य
भी संपन्न कराता है। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अगर क्लियर हो गई हैं तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके ऑल वाले बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दो। और मिलते हैं नए जोश नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।